नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या जीत का दौर मोदी और शाह के लिए धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अगले पड़ाव पर एक बड़ी हार दोनों का इंतजार कर रही है? और क्या कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश, एक बड़ा राज्य, मोदी शाह के हाथ से निकल सकता है? और अगर मध्य प्रदेश निकला तो इसको क्या माने कि क्या दक्षिण भारत की तरह मध्य भारत भी बीजेपी मुक्त होने जा रहा है? अब आगे बढ़ने से पहले, बड़ा खुलासा करने से पहले, मैं चाहता हूं कि आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश में थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग उन्होंने करी मध्य प्रदेश के कांग्रेस लीडर्स के साथ। क्या कहा उस मीटिंग के बाद, पहले वो सुनते हैं, फिर बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। अब बाकी नेताओं की तरह राहुल गांधी बढ़ चढ़ कर बात नहीं करते हैं, इसलिए 150 सीटों की बात कर रहे हैं। 230 का सदन है मध्य प्रदेश में, 150 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कर्नाटक की जीत के बाद, एक बड़ी जीत के बाद, राहुल गांधी को थोड़ा सीरियसली लेना तो होगा। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा चौंकाने वाली बात टाइगर कर रहे हैं। टाइगर मध्य प्रदेश में थे, इंदौर का एक बड़ा सघन दौरा करके लौटे हैं, और टाइगर का जो ऑब्जर्वेशन है वो मुझे ज़्यादा चौंकाता है। ये जो 150 का बिगुल फूका है, आपको क्या लगता है कहीं बैंड ना बज जाए मध्य प्रदेश में? ऐसा तो नहीं स्थिति बीजेपी की? मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट दिया है। मैं यहाँ पे 160 180 तक भी जाए कांग्रेस तो आश्चर्य नहीं होगा, ऐसा मेरा आकलन कहता है। मुख्य रूप से पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ही सत्ता में आई थी। ये तो तोड़फोड़ करके जो लोग बीजेपी में ले लिए और उसके बाद सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई। सरकार तो शिवराज सिंह जी ने बनाई, लेकिन वहां पे ना संगठन कुछ काम कर पाया, ना सरकार कुछ काम कर पाई। अब बीजेपी के लिए जो अच्छी खबर नहीं है भोपाल से, मध्य प्रदेश से, वो ये है कि मध्य प्रदेश का जो रंग है, चाहे वो जीत का हो चाहे हार का हो, उस रंग का असर राजस्थान पे भी पड़ता है, बगल में, और बगल में छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। यानी जो दोनों पड़ोसी हैं मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहाँ पर वो रंग देखा जाता है जो रंग मध्य प्रदेश में आपको दिख रहा है। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी एक साथ चुनाव है। अब वहाँ क्या होगा उस पर मैं आऊँगा और खुलासा करूँगा आज। लेकिन फिलहाल जो चर्चा है मध्य प्रदेश में, और ये चर्चा जो बीजेपी के बीच में है, जनता के बीच में नहीं, बीजेपी के बीच में जो चलता है, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके नेताओं के बीच में, उनके विधायकों के बीच में, उनके सांसदों के बीच में, मध्य प्रदेश के मंत्रियों के बीच में। और वो चर्चा दबी जुबान पे ये है कि एक नारा चल रहा है आजकल, नाराज महाराज और शिवराज। जी हाँ, ये नारा देखिए, नाराज महाराज और शिवराज। नाराज मतलब भाजपा कार्यकर्ता जो शिवराज से नाराज हैं, मुख्यमंत्री से नाराज हैं, अमित शाह और मोदी की नीतियों से नाराज हैं, जिनको मौका नहीं मिला और उनका मौका छीन के किसी और को दे दिया, दल बदलुओं को दे दिया गया। तो नाराज भाजपा। और फिर एक महाराज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये अभी तक कांग्रेस में थे, मोदी जी और शाह साहब, सिंधिया साहब को फिर भाजपा में लिया है। और भाजपा में आने के बाद कहीं ना कहीं सिंधिया भी इस वक्त हाथ पैर मार रहे हैं, क्योंकि उनकी दाल बहुत गल नहीं रही है। तो सिंधिया भी एक फैक्टर है, महाराज भी एक फैक्टर है, जो कहीं ना कहीं हार को और गति दे रहे हैं बजाय जीत के। और फिर सबसे बड़ा फैक्टर नाराज महाराज के बाद शिवराज सिंह चौहान। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर शिवराज ही है, क्योंकि पिछले 15-20 वर्षों में शिवराज जितनी बार मुख्यमंत्री रहे, या आप यूं कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सारी राजनीति इसी शख्स के चारों तरफ घूमती रही। और अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी हारती है तो यह आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा, और जीतती है तो सेहरा भी इसी के सर बनना चाहिए। तो शिवराज फैक्टर बिगेस्ट फैक्टर है। और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान, जो एक ज़माने में 2014 से पहले अडवाणी के फेवरेट थे, और अगर अडवाणी ने हाथ रख दिया होता और साथ में गडकरी और राजनाथ सिंह खड़े हो गए होते, अरुण जेटली खड़े हो गए होते, सुषमा स्वराज खड़ी हो गई होती, तो ये आदमी
मोदी की जगह प्रधानमंत्री होता। बहरहाल शिवराज फैक्टर क्या है, क्योंकि शिवराज फैक्टर में ही चाबी छुपी हुई है हार की और जीत की। इसको जानते हैं और फिर एक बहुत ही बेखौफ खुलासे की तरफ टाइगर के पास चलेंगे। अब दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जो नेता बार बार अपनी पार्टी को जिताता है, अक्सर पार्टी जब हारती है उसकी वजह भी वही नेता होता है। और मैं ये बात मोदी जी को लेकर नहीं कह रहा हूँ, फिलहाल ये मैं बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में शिवराज सिंह चौहान को लेकर कह रहा हूँ। अब चौहान साहब जो हैं वो 2005 से मुख्यमंत्री हो गए थे, युवा मुख्यमंत्री थे, और कुछ उन्होंने बड़े डायनेमिक स्टेप्स भी वहाँ पर उठाए। और आज आप कह सकते हैं कि 17-18 साल हो गए, चौथी बार लगातार वो मुख्यमंत्री। बीच में आप कह सकते हैं कुछ दिन के लिए कमलनाथ ज़रूर थे, लेकिन 17-18 साल से ये जो शख्स है ये लगातार मध्य प्रदेश में राज कर रहा है। अब कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे ये आप कह सकते हैं कि महिला ओरिएंटेड हैं, वुमेन ओरिएंटेड हैं, महिलाओं को आगे रखते हैं और इनको बच्चों से लेकर और आज तो बुजुर्ग भी मामा कहते हैं। तो महिलाओं को अगर आप कह सकते हैं कि केंद्र में रख के राजनीति शिवराज करते हैं, और किसान नेता रहें, मिलनसार हैं, सादगी भरा जीवन है, ये तो अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश इस वक्त एक क्राइसिस सिचुएशन में, जहाँ तक बीजेपी की बात है, और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के माइनस पॉइंट्स क्या हैं जिसको लेकर मोदी, शाह, जेपी नड्डा सब परेशान हैं, और पार्टी को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बार नाव डूब जाए। और मध्य प्रदेश में मैंने पहले कहा, अगर नाव डूबी तो ये अच्छा संकेत बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी उसका असर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि राजस्थान पर फिर बात करेंगे, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर ही करते हैं, क्योंकि ये अगर मध्य भारत की ये बेल्ट गई तो आप कह सकते हैं कि मोदी जी का पूरा जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइन है वो ध्वस्त हो गई। मध्य भारत अगर चाहता है, फिर मोदी जी के पास सिर्फ योगी हैं और खुद उनके पास गुजरात है और कुछ बचता नहीं। तो मध्य प्रदेश पर आज हम फोकस करते हैं, और मध्य प्रदेश पर फोकस करने के लिए शिवराज के कुछ माइनस पॉइंट समझ लेते हैं। माइनस समझ लिया, प्लस अपने आप समझ जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, और हो सकता है गोदी मीडिया इस तरह की बातें ना करे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद आपको सही एक शिवराज सिंह चौहान का असेसमेंट दूँ मैं आपको। नंबर 1, लंबे समय तक सत्ता में बने रहे। मैंने कहा ना, 2005 से लेकर अब 2023 है, लगातार 17-18 बरस से ये व्यक्ति मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रहा है, और आप कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे ये सैचुरेशन पॉइंट पर आ गया है। इनको जनता टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, और ये जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। ये सिचुएशन हो जाती है। ये सिचुएशन ज्योति बसु के साथ भी रही, ये सिचुएशन बाकी कई ऐसे कल्ट फिगर्स आए, जैसे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह लगातार जीतते रहे, फिर एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँचे। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की जो राजनीतिक यात्रा है सत्ता की मध्य प्रदेश में, वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर धीरे धीरे आ रही है। एक और चीज़, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं, और इवन चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जो जुड़े लोग हैं वो भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं रिस्क नहीं लेते शिवराज सिंह, मोदी जैसा रिस्क नहीं लेते हैं। और एक जो डायनेमिज्म होना चाहिए किसी विजन को साथ लेकर चलने के लिए, वो डायनेमिज्म नहीं जिसकी ज़रूरत उनको है। कहीं पर वो मोदी के आगे दब जाते हैं, कहीं पर वो अमित शाह के आगे दब जाते हैं, कहीं पर वो वोटर के आगे दब जाते हैं, कभी कभी समझौते की राजनीति भी कर लेते हैं। और इसी चक्कर में एक जो विजन इमर्ज होकर आना चाहिए था मध्य प्रदेश का, वो नहीं है। अब शिवराज सिंह चौहान की जो राजनीति रही है मध्य प्रदेश में, उसमें महिलाओं को उन्होंने केंद्र में रखा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, वुमेन ओरिएंटेड है, लेकिन यूथ ओरिएंटेड नहीं है। उसमें जो यूथ है उसका रोल कम है, और शायद इसीलिए रोज़गार और बेरोज़गार इस सब्जेक्ट को, इस विषय को भी उन्होंने हाशिए पर रखा है। उन्होंने आईटी हब्स नहीं बनाए, उन्होंने यूथ के लिए कोई ऐसा विजन नहीं दिया जो उनसे उम्मीद की जा सकती थी, एक ऐसे मुख्यमंत्री से जो चौथी बार मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री हो। तो यूथ के लिए काम नहीं किया। एक और बड़ा पॉइंट, और बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप देखेंगे आज के जो बड़े नेता हैं बीजेपी में, उसमें शिवराज सिंह चौहान आप कह सकते हैं कि वाजपेयी मॉडल के एकमात्र इकलौते मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में।
एक लिबरल फेस है, एक ऐसा फेस जिसे आप कह सकते हैं जिसमें उदारता दिखती है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है। लेकिन योगी के चक्कर में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने उस उदारता को भी खो दिया। उन्होंने योगी की नकल करी, वो हिंदुत्व, प्रचंड हिंदुत्व के प्रतीक बनना चाहते थे। उनको लगा कि योगी जिस तरह से नाम कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं हिंदू, प्रचंड हिंदू वोटरों के बीच में, शायद उन्हें भी ऐसा होना चाहिए। और वो बुलडोज़र ले आए, मध्य प्रदेश में बुलडोज़र ले आए उस शिवराज सिंह चौहान जिसने कभी मध्य प्रदेश में मुसलमानों के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा। जो एक वाजपेयी थे, जो गडकरी थे, उन्होंने बुलडोज़र चलाने शुरू कर दिए। और यहाँ पर वो जो सॉफ्ट लाइन थी, वहाँ से वो डेविएट करके हार्ड लाइन की तरफ चल गए। और मुझे लगता है कि ना वो अब सॉफ्ट रहे ना हार्ड रहे। अगर आज की जो क्राइसिस है, जहाँ पर इतना आप कह सकते हैं विरोध हो रहा है, अगर ऐसी स्थिति में मोदी 230, 232, 235, 220 सीटों पर अगर जाल में उलझते 2024 में, तो हो सकता है कि शिवराज सिंह को आगे किया जा सकता था। क्योंकि देश को आज एक सॉफ्ट लाइन विजनरी पॉलिटिशियन की ज़रूरत है। तो वो सॉफ्ट लाइन टारगेट शिवराज ने खो दिया। और आखिरी बात जो मुझे नहीं कहनी चाहिए लेकिन कहनी ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी कभी कोई फोर्सेस डोमिनेट करती हैं किसी लीडर पर, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये है घर का दखल। शिवराज सिंह चौहान की राजनीति में घर का दखल ज़्यादा है। उनकी पत्नी हैं, उनके बेटे हैं, उनका जो दखल है, भले ही उन्होंने आप कह सकते हैं कि अपने बेटे को राजनाथ सिंह की बेटों की तरह प्रोजेक्ट ना किया, दखल चाहता है। और उस पर टाइगर से बात होगी। इस दखल का असर ये है कि वो जो छवि थी राजनाथ की कि एक लिबरल फेस हैं, सबसे बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसको हाईजैक उनके घर ने ही कर लिया है। और इससे पहले कि बड़े खुलासे की तरफ बढ़ें और टाइगर के पास चलें, टाइगर, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इंदौर में उन्होंने अपनी पत्रकारिता का एक लंबा समय गुजारा है। मध्य प्रदेश को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जैसे वो महाराष्ट्र को समझते हैं टाइगर, अशोक वानखेड़े। तो बड़ी आप सोच सकते हैं कि बड़े खुलासे आज होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ, अगर आप ये नक्शा देखें तो हिमाचल एकदम उत्तर में है, जहाँ बुरी तरह बीजेपी हारी है, और दक्षिण में ठीक कर्नाटक है, जहाँ भी बीजेपी बुरी तरह हारी। और ये दोनों जो हार जीत हैं, ये दोनों जो हार हैं बीजेपी की, ये हाल फिलहाल की हैं। और अगर बीच में ये जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, अगर ये भी चला गया, मध्य भी चला गया, तो मोदी जी के लिए चुनौती कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मुझे लगता है कि इस मैप को अगर आपने जहन में रख रहे हैं, इस नक्शे को, कि क्या होने वाला है, तो मुझे लगता है कि अब बारी है टाइगर को सुनने की। क्योंकि सवाल दक्षिण, उत्तर, मध्य भारत सबका है। सवाल ये है कि 24 में आखिर होने क्या जा रहा है, उसको समझने के लिए जरा मध्य भारत को भी समझ लेते हैं। आज टाइगर, सबसे पहला सवाल कि आज राहुल गांधी ने कहा कि अगर कर्नाटक में 136 आ सकते, तो फिर कर्नाटक से कहीं ज्यादा हालात जमीन पर मध्य प्रदेश में खराब है, वहां फिर 150 सीट भी आ सकती हैं। ये जो 150 का बिगुल फूका है, आपको क्या लगता है कहीं बैंड ना बच जाए मध्य प्रदेश में? ऐसा तो नहीं स्थिति बीजेपी की? मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट दिया है। मैं यहाँ पे 160, 180 तक भी जाए कांग्रेस तो आश्चर्य नहीं होगा, ऐसा मेरा आकलन कहता है। मुख्य रूप से पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ही सत्ता में आई थी। ये तो तोड़फोड़ करके जो लोग बीजेपी में ले लिए और उसके बाद सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई। सरकार तो शिवराज सिंह जी ने बनाई, लेकिन वहां पे ना संगठन कुछ काम कर पाया, ना सरकार कुछ काम कर पाई। दूसरी तरफ कांग्रेस हाथ की थाली चली गई। इसके बाद सारी कांग्रेस इकट्ठा होकर लड़ी। कांग्रेस के 3-4 मेजर बूस्टर पॉइंट्स है जो मुझे लगता है जो प्लस पॉइंट कांग्रेस में जाते हैं। एक, राहुल गांधी की पदयात्रा ने ये तमाम जो कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े थे, गुटबाजी थी, उसको समाप्त कर दिया। और कहीं ना कहीं उनको लगा कि सत्ता में आने के लिए हमको एक होना है और एक होते रहे। दूसरी बात, कर्नाटक की विजय एक ऐसा बूस्टर डोज दे गई कि कार्यकर्ता एक एक्टिव हो गया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रास्ते पे निकलने को तैयार नहीं है। इसके मेजर 2-3 पॉइंट यदि मैं बताऊं आपको, तो एक, शिवराज सिंह जी का भयानक भ्रष्टाचार। दूसरी बात, संगठन, बीजेपी संगठन के लिए जानी जाती थी, लेकिन वी डी शर्मा आने के बाद उन्होंने युवा लोगों को नेतृत्व देने के चक्कर में करीब करीब 35 जिलों में जो युवा अध्यक्ष बनाए, जो पार्टी के संगठन के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष युवा लोगों को बनाया।
तो उसके नीचे जो पुराने एक्सपीरियंस जो चावल है, पुरानी चावल, वो उनके साथ काम करने में असहज है। जिनको युवा मोर्चा में होना चाहिए था वो भाजपा के अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन में एक है। और एक तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है जी, भाजपा 3 फाड़ में क्लियर कट डिवाइड है। अब ध्यान से सुनिएगा, नाराज भाजपा शिवराज भाजपा पे प्रेशर ला रही है कि महाराज भाजपा को बाहर कर दिया जाए। अब इसमें नाराज भाजपा, ये भाजपा का सबसे बड़ा चंक है जो मतलब भारतीय एक जनता नाराज पार्टी को, भाजपा है, एक महाराज, मतलब बोले तो सिंधिया साहब, ज्योतिरादित्य हाँ, सिंधिया। तो एक और एक नाराज शिवराज, भाजपा, एक महाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, 3 भाजपा आपने शिवराज बता। यस, नाराज भाजपा वो है ज्यादातर जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए दरिया उठाई, जिन लोगों ने, जो फुट सोल्जर है पार्टी के, जिन लोगों ने हमेशा त्याग देके पार्टी को हमेशा विजयी बनाया, ये नाराज भाजपा में सबसे ज्यादा बड़ा चंक इन लोगों का है। और महाराज शिवराज भाजपा कौन है? भाजपा, हाँ, शिवराज भाजपा में वो लोग हैं जो लगातार पिछले 15 साल से सत्ता का मक्खन खा रहे हैं, वो और शिवराज महाराज, भाजपा है। और महाराज महाराज भाजपा, ये जो महाराज के साथ आए हुए लोग हैं, इनके सिंधिया के खिलाफ साथ। खुल के फ्रंट खोला, सिंधिया जी के खिलाफ। अब यदि आप देखिए कि पिछले चुनाव के यदि मैं नतीजे आपको बता दूं, तो ग्वालियर संभाग की भी बात मैं करूं तो ग्वालियर और भिंड मुरैना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था कांग्रेस। वो कांग्रेस का प्रदर्शन था, महाराज का प्रदर्शन नहीं था। महाराज चले गए लेकिन कांग्रेस का वर्कर महाराज के साथ नहीं गया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां पे। यही कारण है कि 54 साल बाद ग्वालियर में कांग्रेस का मेयर चुन के आया, 54 साल बाद। वहां जो ऑलरेडी बीजेपी के तोमर साहब पूरे बुंदेलखंड और उस एरिया में जो अपना वर्चस्व, भिंड मुरैना ग्वालियर से लेके तोमर साहब अपना वर्चस्व बनाए रखे हैं, उनके लिए महाराज चैलेंज हो गए तो क्यों महाराज को जगह देंगे। जी, वहां कार्यकर्ता बीजेपी में चले गए। मैं ये भी पूछना चाह रहा था, इस तरह की चर्चा है भोपाल में, इस तरह की चर्चा होती है, दिल्ली में वो चर्चा दिल्ली तक सुनी जाती है कि अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह में संबंध, रिश्ते बहुत अच्छे नहीं। क्या ये वाकई ये बात सही है? अमित, देखिए मैं तो बड़ा क्लियर कट बोलूं तो अमित शाह जी के लिए शिवराज सिंह भी एक एटीएम है। एटीएम साल में एक, हाँ, साल में 1-2 बार जाते हैं, बड़ा वहां जाने के बाद 2 दिन रहते हैं गृह अमित शाह जी, बड़ा यूफोरिया तैयार होता है कि बस सरकार बदलने वाली है, मुख्यमंत्री बदलने वाला है, बड़ी नाराजगी व्यक्त करते हैं और जाने के पहले ये बोल के जाते हैं कि शिवराज जी के नेतृत्व में काम होगा। और फिर प्रसाद मिल जाता। शिवराज जी के साथ जो फाइनेंशियल उनका जो बैकबोन है शिवराज जी का, वो दिलीप बिल्डकॉन करके एक कंपनी है सूर्यवंशी जी, उनके और शिवराज जी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अब उस रिश्तों को आप पार्टनरशिप कहिए, उस रिश्तों को आप मित्र भाव कहिए, उस रिश्तों को आप रिश्तेदारी कहिए, जो रिश्ते को नाम दो, ये रिश्ते का नाम देने से मतलब नहीं है, वो फाइनेंशियल में है। दूसरी बात, शिवराज जी के यहाँ पे जो है वो नाम शिवराज का और काम भाभी जी का, ऐसा चलता है। शिवराज जी के यहाँ भाभी जी बहुत ज्यादा पावरफुल है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है और सामने कांग्रेस यूनाइटेड है। मतलब आप समझ जाइए, दिग्विजय सिंह जी ने 60 ऐसी सीटें ढूंढी जो पिछले 4-5 चुनाव से लगातार कांग्रेस हार रही है, और उन्होंने स्वयं आगे जाके कहा कि इन 60 सीटों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जनरली लोग जीता हुई सीटें को जिम्मेदारी लेते हैं ताकि क्रेडिट मिले। उन्होंने कहा कि इन 60 का जुम्मा मेरे पे दे दो, मैं देखता हूं ये 60 इस बार कैसे हम बार बार हारते, क्यों नहीं जीत पाते। ये जो मादमा है उनमें, आप यदि पिछली बार देखिए तो पिछली बार पूरा मालवा के आगे आप निमाड़ में यदि उतरेंगे तो खरगोन हो गया, खंडवा हो गया, वहां कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसका क्रेडिट यादव को जाता है जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं वहां पे। वो भी इस बार सब सारी नाराजगी दूर करके लोग एक हुए हैं। दूसरी बात, मैं दूसरे लोग कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी का ये हाल है तो छत्तीसगढ़ में तो हम लोग इसलिए बहस नहीं कर रहे क्योंकि छत्तीसगढ़ तो अभी से वन साइडेड लग रहा है, क्योंकि वहां रमन सिंह जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी के फेस रहे, उन्हीं को मोदी और अमित शाह ने किनारे कर दिया। लिटरली अगर कहें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है, ना चेहरा है ना मोहरा है। तो मैं छत्तीसगढ़ पे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सपोज करिए अगर मध्य प्रदेश में इतनी छीछा लेदर है भाजपा की और छत्तीसगढ़ में भी है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अगर जा रहा है और खुदा ना खास्ता कहीं राजस्थान में एक आध सीट से फिर से सरकार बना ली कांग्रेस ने, तो फिर ये होगा क्या? ये जो राजदंड है उसका क्या होगा? जो राजदंड मोदी जी लेके आए, ये जो कल राज्याभिषेक हुआ, इसका फिर क्या होगा? राजदंड किसी, दीपक जी, राजदंड किसी के बाप का नहीं होता, वो राज्य का होता है। और यदि शासक
सही काम नहीं करे तो दंडा उस पर भी पड़ता है। यही मतलब है दंडा राजदंड। सिर्फ, हाँ, राजदंड का मतलब ये है, राजदंड का मतलब ये नहीं कि किसी के भी हाथ में पकड़वा दो और वो ही राज करेगा ना। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। या प्रजा सौंपती है राजदंड, मंत्रों के उच्चारण से नहीं छोपा जाता है। और फिर वो राजदंड यदि आपने ठीक से नहीं कहा किया तो वो आप ही के सर पे बैठता है। वो कर्नाटक में हुआ, हिमाचल में हुआ, दिल्ली में हुआ। 2018 से लेकर 2023 तक 6 राज्य छोड़ के हर जगह राजदंड ने दबा के घुमाया बीजेपी के सर पे, चोटें दी है। ये बात अलग है कि आप बैंडेज करो और बैंडेज करने के लिए दूसरे पार्टी के लोग ले आओ, सरकार बनाओ, बात अलग है। तो गुजरात, यूपी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये है राज्य बीजेपी के। यहां बीजेपी जीती और सही मायने में जीती सिर्फ गुजरात में। उत्तर प्रदेश में कैसी जीती है मेरे से ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। आसाम और उत्तराखंड में कितने कांग्रेसी वहां सत्ता में है अभी बीजेपी के नाम पे, ये भी आपको पता है। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा बहुत ही छोटे छोटे राज्य है जहां से एक एक लोकसभा आती है। ये वस्तु स्थिति है। लार्जर देन लाइफ हम पिक्चर बनाते हैं हमेशा, एक यूफोरिया तैयार करते कि नहीं 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 मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है कहां है? मोदी है तो मुमकिन है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का उपयोग करने में। मोदी है तो मुमकिन है तोड़फोड़ करने में। मोदी है तो मुमकिन है गन पॉइंट पर सरकार बनवाने में। प्रजातंत्र के इस यज्ञ में अगर अगर आपका मैं आहुति देकर फल पाने वाले मोदी जी नहीं है। मोदी जी जुगाड़ू फल पाने वाले हैं। आहुति कोई देता है, फल आने के बाद मोदी जी झटका के भाग जाते हैं फल को लेके। जी नहीं नहीं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर जो आप सिनेरियो बता रहे हैं, क्योंकि आप इंदौर में आपने इतने साल पत्रकारिता की है, मध्य प्रदेश को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि हम क्या माने कि मध्य प्रदेश मोदी और अमित शाह के हाथ से जा रहा है, चला गया है? क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको एक बात कही थी। कर्नाटक चुनाव के बहुत पहले मैंने कहा था कि मैं बागलकोट गया है, मैं रिपीट करता हूं उसको, जो हार्डकोर हिंदुत्व की सीट थी। और 6 महीने पहले यदि मुझे ये बोला गया था कि 50-50 चांसेस है, तो मैंने बोला इसका मतलब गई सरकार। मैं अभी इंदौर से आया हूं, वहां बीजेपी के बड़े नेता ने मुझे कहा कि कर्नाटक इतना आंकड़ा भी हम मेंटेन कर पाए तो बहुत बड़ी बात है 60-63 का। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने अच्छा दम मारा था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर ऑपरेशन लोटस हुआ, जहां पर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया गया, सीबीआई और इनकम टैक्स की मदद से गिराया गया, उसके बाद मोदी और अमित शाह ने अपनी सरकार स्थापित करी, एक सरकार को गिराकर, वहां पर बीजेपी कमजोर जमीन पर है और मध्य प्रदेश उनमें से एक है। बिल्कुल उनमें से मध्य प्रदेश एक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो दल बदलू लोग आते हैं उनको कभी जनता साथ नहीं देती। 34 एमएलए तोड़ के गए थे बंगाल में, 34 में से 32 डिपॉजिट जब्त कर गए। कर्नाटक में ये इधर से उधर मेंढक जैसे कूद के गए थे। क्या हुआ कर्नाटक का हादसा आप देख लीजिए। गोवा में आपने इधर उधर से तोड़ के सरकार बनाई, उसके बाद भी आप अपने मेजोरिटी पे नहीं आए। आपको फिर महाराष्ट्रवादी गोमंतक का समर्थन लेना पड़ रहा है। और भाजपा की स्थिति यह है, गोवा में दीपक जी 12 मंत्री है, उसमें से सिर्फ 2 भाजपा के हैं ओरिजिनल, बाकी 10 मंत्री बाकी विभिन्न पार्टियों से आए हुए हैं। तो हर राज्य में एक नाराज भाजपा है जहां दल बदलुओं के साथ आपने सरकार बनाई। और मध्य प्रदेश में तो क्लियर कट है, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके स्टेटमेंट कर रहे हैं। सत्यनारायण सत्तन जैसे लोग जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को बढ़ाया है मध्य प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि ये महाराज के लोगों का भ्रष्टाचार हम हमारे सर पे क्यों ले। हमारी पार्टी विद द डिफरेंस थी, जहां चेहरा, चरित्र और चाल देखी जाती थी। चेहरा कांग्रेसियों का, चरित्र भ्रष्टाचारियों का और चाल टेढ़ी। टाइगर, अगर ये हम मान लें, आप जो कह रहे हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है, अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मैं राजस्थान की फिर किसी एपिसोड में बात करूंगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
ये बीजेपी अगर हारती, जिस तरह के संकेत आप दे रहे हैं, बहुत हाँ, साफ बिल्कुल। संकेत आप दे रहे हैं, तो फिर मोदी और अमित शाह के लिए हिमाचल हारे, कर्नाटक हारे, बाई इलेक्शंस हारे, फिर पता चला छत्तीसगढ़ भी हार गए, तेलंगाना भी हाथ से निकल गया जो जैसा लग रहा है, और मध्य प्रदेश भी हार गए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि दक्षिण के बाद अब उत्तर की बारी है, और फिर बिल्कुल 2024 का फाइनल क्या होगा? मैं फिर यही कहता हूं, जब 2024 की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि पिछली बार भी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ में तो स्वीप कर दिया था कांग्रेस ने, उसके बाद लोकसभा में हम आए। लेकिन तब की बात और आज की बात अलग है। तब पुलवामा हुआ था और पुलवामा का राष्ट्रवाद का तड़का देके लोग उस राष्ट्रवाद में बह गए थे। आज वो पुलवामा एक्सपोज हो गया है। पुलवामा होने दिया या करवाया गया, इस पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी की भी है और मोदी जी का चेहरा अब काम करने वाला नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। जब मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ा कर्नाटक का, ये बोल के कि मुझे 85 गालियां दी गई है, इसका जवाब आपको देना है, तो लोगों ने उन गालियों को जस्टिफाई किया और जवाब दे दिया कि आप नहीं चलोगे। मोदी जी ने कहा कि बजरंग बली का नाम लेके, लोगों ने बजरंग बली का नाम लेके ही बटन दबाया होगा। हिंदू ज्यादा है कर्नाटका में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर प्रार्थना बजरंग बली ने किसकी सुनाई पता नहीं। कांग्रेस सत्ता में आ गई क्योंकि बजरंग बली के इसमें एक भी है, भूत पिशाच निकट नवीन आवे, जब महाबली नाम सुनावे, तो भूत पिशाच दूर कर दिए। तो ये जो है आपने जो क्षेत्रीय क्षेत्रफल को खत्म किया, कर्नाटक में आपने वहां खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश में तो आपने बड़ी लंबी फेरिस्त है, आपने जिनको खत्म कर दिया, उठने नहीं दिया। कैलाश विजयवर्गीय एक अच्छा बड़ी नेतृत्व था, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन क्या इमेजिन कर सकते हैं आप, अरे गहरे नत्थु खैरों को राज्यसभा मिलती है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय एमएलए भी नहीं है और राज्यसभा सदस्य भी नहीं है, और इतने सालों से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है। क्योंकि आपको तेज तर्राट लोग नहीं चाहिए, पार्टी को बढ़ाने वाले लोग नहीं चाहिए, आपको रबर स्टैम्प चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, वो जो बीजेपी गए हैं, अब क्या वो कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मोदी लाए तो बड़े बैंड बाजे के साथ थे, लेकिन अब ज्योतिरादित्य की कुछ चल नहीं रही है। ज्योतिरादित्य को जब एविएशन मंत्रालय दिया तभी समझ जाना चाहिए था उनको कि उनकी औकात क्या कर दी है कांग्रेस बीजेपी ने। वहां पर जो ब्यूरोक्रेट्स है वो 3-3 रेलवे मंत्रालय जैसे मंत्रालय संभाल रहे हैं, आईटी मंत्रालय उनके पास है, 3-3 मंत्रालय लोगों के पास है, और इनके पास एक एविएशन मंत्रालय जिसमें सब कुछ बिक गया है। क्या काम है एविएशन मंत्री को आज के डेट में? क्या काम बचा है सिंधिया जी को? तो सिंधिया जी आज स्वयं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं हर जगह पे। सिंधिया जी एक्सेप्ट नहीं हुए हैं बीजेपी में अभी भी। जितने लोग बाहर चले गए, जो संघ की शाखा से नहीं निकले और जो बीजेपी में चले गए हैं, उनकी हालत वही है जो भारत से पाकिस्तान गए हुए मुसलमानों की हालत है। सेकेंडरी सिटीजन, उन्हें सेकेंडरी ही माना जाता है और वहीं स्थल दिया जाता है, वहीं स्थान दिया जाता है। यही कारण है कि मोदी जी ने अभी क्या कहा, जो अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात हुई, जो राज तिलक हुआ उनका, उनके राज तिलक होने के बाद जो उन्होंने बात कही मुख्यमंत्रियों से, वो कही कि हमारे मित्र दल को कॉन्फिडेंस में लिया करो। जो हमारे मित्र है उनको एक ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम जाते और उनको खा जाते हैं। ये मैसेज मोदी जी तब दे रहे हैं जब वो शिवसेना को खा गए, अकाली दल को खा गए, रामविलास पासवान की पार्टी को खा गए, नीतीश कुमार ग्रास बनते बनते रह गए। तो क्या, एक लास्ट क्वेश्चन टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, 2024 जहां पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी हो गई है, नई संसद बन चुकी है, उसमें राजदंड रखा जा चुका है और मोदी तीसरी बार राज तिलक कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये राज तिलक होगा, या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल में जो हाल हो रहा है बीजेपी का, यही हाल अब 2024 में होने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिलकर 40 सीटें होती है लोकसभा की। उन 40 सीटों में से मैक्सिमम सीटें अब बीजेपी के पास है। जिस तरह से विधानसभा में यदि उनका सुपड़ा साफ हो गया और कांग्रेस ने जिस स्पीड से वहां कर्नाटक में डिलीवरी सिस्टम चालू कर दिया, उसी स्पीड से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चालू किया, उसी स्पीड से अब राज्य सरकारें यदि डिलीवरी देना शुरू कर देगी
तो मुझे लगता है लोकसभा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इन दोनों राज्यों में यदि 20-25 सीटों का गड्ढा पड़ गया 40 में से, और पड़ सकता है 30 सीटें हैं, 40 टोटल 40 सीटें हैं। जी हाँ। इन 40 सीटों में यदि 20 सीट का गड्ढा पड़ गया तो ये 20 सीटें रिकवर कहां से होगी? प्रश्न ये मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके पास, सोचिएगा इसको। जी, इसका मतलब एक मुश्किल जमीन, मुश्किल विकेट पर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं मानता हूं, मैं एक क्रेडिट देना चाहता हूं। आज हमेशा हम एंटी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को एक मैं क्रेडिट देना चाहता हूं। अंतिम युद्ध के अंतिम क्षण तक वो फील्ड नहीं छोड़ते। इतनी बुरी स्थिति है मध्य प्रदेश में, वो भी जानते हैं। ऐसे नहीं कि हम कोई भगवान आके कान में बताता है। हमारे से पहले उनको ये पता है कि मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत बुरी है। इसके बावजूद बड़ी उम्मीद के साथ वो फिर लड़ाई में उतर रहे हैं। मतलब मादमा तो है लड़ने का। इसके लिए तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि लड़ाई लड़ना वो जानते हैं, भले ही हार हो जाए। कर्नाटक की हार से मायूस नहीं हुए। हाँ, उम्मीद है तो दुनिया कायम है। टाइगर, आप आए और आपने जो कहा आज की, और जिस कॉन्फिडेंस से आप बोलते हैं, जैसे आप गुजरात में कह रहे थे कि गुजरात में बीजेपी ही जीत रही है, आप उत्तर प्रदेश में भी बाद में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बड़ा मुश्किल है, चौथे राउंड के बाद हो सकता है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर आए। लेकिन कर्नाटक में आपने कहा था कि कर्नाटक घूमने के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ बीजेपी का जीत मुश्किल है, और आज आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बहुत मुश्किल विकेट पर है, यानी वहां जीत मुश्किल है। और अगर ऐसा होता है तो 2024 वाकई बहुत दिलचस्प फाइनल होगा। बहुत ही मुझे लगता है कि अपोजिशन जिस तरह से तैयारी कर रही है, एक बहुत कांटे की टक्कर होगी। आप आए, आपने रोशनी डाली, और मुझे उम्मीद है कि आप आते रहेंगे और इसी तरह से बेखौफ, निडर, निष्पक्षता के साथ आप बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।